स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जो है एनामोलस स्ट्रक्चर या असंगत संरचनाएं क्या होती है। ये टॉपिक प्लांट एनाटॉमी से संबंधित है। इससे पहले हमने डाइकोट और मोनोकोट की रूट और स्टेम की एनाटॉमी पढ़ी थी। उस एनाटॉमी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इसमें सामान्य प्रकार की संरचना किस प्रकार से होती है, और फिर पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके अंतर्गत डाइकोट, रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार से होती है और कौन कौन से प्रकार के ऊतकों का निर्माण करता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो मुख्य रूप से स्टेम के अंतर्गत परिवर्धन क्रिया के दौरान कई प्रकार की स्ट्रक्चर विकसित होती है जो सामान्यतः नॉर्मल ग्रोथ में नहीं पाई जाती। उन्हीं संरचना को नाम देते हैं एनामोलस स्ट्रक्चर। वे संरचनाएं जो डेवलपमेंट के दौरान डेवलप होती है, विकसित होती है, लेकिन नॉर्मल संरचनाएं नहीं पाई जाती, इनको क्या नाम देते हैं हम? एनामोलस स्ट्रक्चर नाम देते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ी थी डाइकोट स्टेम में। मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी मोनोकोट स्टेम में भी कई असामान्य या असंगत संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है किसकी, एक स्टेम की। हम डाइकोट और मोनोकोट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं उसको, तब हमें इजी वे से समझ में आ जाएगा कि एनामोलस स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं। परिभाषा क्या दी है? जो सामान्य संरचनाओं के अतिरिक्त उत्पन्न हुई हो। तो इसके लिए एक छोटा सा आउटलाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन। ये जो डायग्राम बना रहा हूँ वो एक मोनोकोट स्टेम का है और दूसरा डाइकोट स्टेम का है। मोनोकोट स्ट्रक्चर और डाइकोट स्ट्रक्चर में पाई जाने वाली विशेष जो एनामोलस स्ट्रक्चर होती है वो मूल रूप से वेस्कुलर बंडल और इससे संबंधित अंगों से होती है। कॉर्टेक्स से संबंधित नहीं होती, नहीं एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस से होती। किससे होती है? वेस्कुलर बंडल से। तो वेस्कुलर बंडल के संदर्भ में बात की जाए, यदि वो मोनोकोट स्टेम है, पहले लिख देता हूँ मोनोकोट स्टेम, तो इसमें और दूसरा कौन सा होगा अपने पास में? डाइकोट स्टेम। स्ट्रक्चर क्या क्या पाई जाती है? मोनोकोट स्टेम में 7 पुल होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? 7 पुल बिखरे हुए होते हैं। जबकि डाइकोट में एक रिंग में, एक वलय में 7 पुल स्थित होते हैं। दूसरा स्टेम की विशेषता क्या होती है कि परिधि की ओर पाए जाने वाले इन ऊतकों को या सहवन ऊतकों को, वेस्कुलर टिश्यूज को हम फ्लोएम नाम देते हैं। तो बाहर की ओर परिधि की ओर पाई जाने वाली इन संरचनाओं को फ्लोएम कहते हैं, जबकि केंद्र की ओर स्थित इन ऊतकीय संरचनाओं को जाइलम नाम देते हैं। सेम के सेम स्ट्रक्चर मोनोकोट स्टेम के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन मोनोकोट स्टेम में पाए जाने वाला जाइलम होता है वो वाई शेप का होता है। डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल के मध्य एदा पाई जाती है, जबकि मोनोकोट स्टेम के अंदर नहीं पाई जाती है। मोनोकोट के स्टेम के 7 पुल बिखरे हुए होने के कारण परिधि की 7 पुल होते हैं या परिधि की ओर 7 पुल होते हैं वो छोटे होते हैं, और केंद्र की ओर पाए जाने वाले 7 पुल बड़े आकार के होते हैं। जब हम डाइकोट के संदर्भ में बात करें तो केवल और केवल इसके केंद्रीय भाग में ही 7 पुल विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्त इस स्तंभ का केंद्रीय भाग जहाँ पर पित्त पाया जाता है वहाँ पर 7 पुल या वेस्कुलर बंडल या इससे संबंधित कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती। ठीक इसी प्रकार से ये जो कॉर्टेक्स जोन है, इस क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार के 7 पुल नहीं पाए जाते हैं। पादप भाग में विशेष तौर पर स्टेम के अंदर पाए जाने वाले ये ऊतक इस
प्लांट पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, यांत्रिक सामर्थ्यता प्रदान करता है कि ये आसानी से पौधे के आकार को धारण कर सके। इसके लिए वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। फ्लोएम की यदि बात करते हैं तो फ्लोएम चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स, कॉम्पिनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमटस एंड फ्लोएम फाइबर से निर्मित होता है। ठीक इसी प्रकार से जाइलम भी वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमटस और जाइलम फाइबर से निर्मित होता है। अब होता क्या है कि जब सामान्य संरचना या सामान्य ग्रोथ होती है तब तो इस प्रकार की संरचना युक्त पादप का निर्माण होता है, लेकिन कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन से प्राइमरी अथवा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान विशेष संरचनाएं डेवलप हो जाती हैं। अब डेवलप का तात्पर्य क्या हुआ? डेवलप हो गया कि जो 7 पोल या वेस्कुलर मंडल इस डाइकोट स्टेम में केंद्रीय वल में पाया जाना था, उसके स्थान पर ये कॉर्टेक्स में पाया जाए या फिर पिट में पाया जाए, एबनॉर्मल कंडीशन हुई। ठीक इसी प्रकार से यदि मोनोकॉट के संदर्भ में बात करें तो जो बिखरे हुए 7 पोल है, एक स्कैटर्ड है, वो इस बिखरी हुई अवस्था के स्थान पर एक वलय में पाया जाए। रिंग में वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस डाइकोट स्टेम की है। जब मोनोकॉट में इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो डाइकोट के समान कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल है। जाइलम अपने स्थान पर न होकर के दूसरे स्थान पर है, एबनॉर्मल कंडीशन है। वेस्कुलर बंडल अपने मूल स्थान पर न होकर के दूसरे स्थान पर, एबनॉर्मल कंडीशन है। इस एबनॉर्मल कंडीशन से उत्पन्न होने वाले टिश्यूज मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन पादप भागों में नॉर्मल ग्रोथ क्या होती है, तभी हम इसको एनामोलस स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या क्या पाई जाती है? तो पहली बात वेस्कुलर बंडल की बात करें, डाइकोट स्टेम में तो किस में पाए जाते हैं? वलय में पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर बंडल एक रिंग में पाया जाना। सेकेंड नंबर, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल नॉर्मल ग्रोथ होती है तो नहीं पाए जाते हैं, ये एबनॉर्मल संरचना है। वेसल्स सामान्य तौर पर जाइलम के अंदर उपस्थित होती है और इंटर जाइलरी फ्लोएम नहीं पाया जाता। जाइलम के मध्य फ्लोएम नहीं है, बल्कि क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम होगा, उसके बाद पहले प्राइमरी जाइलम होगा केवल, या फिर एक ही प्रकार का जाइलम होगा। जाइलम के मध्य फ्लोएम यदि पाया जाता है तो वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में आता है। यदि वेस्कुलर बंडल रिंग के स्थान पर मोनोकॉट के अंतर्गत डाइकोट में बिखरे हुए हो तो मोनोकॉट में वलय में स्थित होते हैं, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में आएगा। कॉर्टिकल बंडल प्रेजेंट है, एबनॉर्मल में आएगा। जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती, एबनॉर्मल में आएगा। और इंटरजाइलरी फ्लोएम में स्थित होते हैं तो भी वो एबनॉर्मल आता है। तो ये तो एक सामान्य स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एबनॉर्मल क्या होती है या एनामोलस स्ट्रक्चर क्या होती है। एनामोलस स्ट्रक्चर को हम डेवलपमेंट के आधार पर या ओरिजिन के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है प्राइमरी एनामोलस और दूसरी होती है सेकेंडरी एनामोलस। प्राइमरी ग्रोथ के दौरान डेवलप होने वाली एनामोलस स्ट्रक्चर को प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर कहते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होती है तो उसको नाम देते हैं सेकेंडरी एनामोलस। सेकेंडरी एनामोलस क्या हुआ कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो कैम्बियम बनेगा। अब इस कैम्बियम से क्या होना चाहिए कि आउटर सरफेस से वो सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करते हैं और इनर सरफेस से सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करते हैं। अब एनामोलस कैसे हो सकता है? एनामोलस इसलिए हो सकता है कि वो इनर सरफेस से जाइलम के निर्माण के स्थान पर कोई पैरेन्काइमटस टिश्यूज निर्मित कर दें अथवा जाइलम के स्थान पर फ्लोएम का निर्माण करना प्रारंभ कर दें। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेंगी वो कैसी बनेगी? एनामोलस बनेगी। जाइलम के स्थान पर फ्लोएम बना, उसके बाद में कुछ समय में वापस जाइलम का निर्माण करना शुरू कर देता है, तो जाइलम के मध्य वाले भाग में फ्लोएम आ जाता है। जबकि फ्लोएम की सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? इस कैम्बियम से आउटर सरफेस पर, इसलिए हम उसको क्या नाम मानते हैं?
एनामोलस मानते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की एनामोलस स्ट्रक्चर डेवलप होती है। प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, किसको हम प्राइमरी कहेंगे? नंबर फर्स्ट, बिखरे हुए 7 पुल पाए जाए डाइकोट स्टम में, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकोट। होना कैसे चाहिए? एक रिंग में होना चाहिए, तो उसके स्थान पर बिखरे हुए उपस्थित होते हैं, जबकि मोनोकोट में बिखरे हुए होना चाहिए उसके स्थान पर वैस्कुलर बंडल इन रिंग इन मोनोकोट स्टेम। वल्कुट क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाए, लेकिन उसमें वैस्कुलर बंडल उपस्थित हो जाते हैं, तो उसको हम कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। मेडुलरी वैस्कुलर बंडल, मज्जा क्षेत्र के अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यदि मज्जा क्षेत्र में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं तो उसको मेडुलरी अथवा मज्जा वैस्कुलर बंडल कहते हैं। एबनॉर्मल हो गया। इंटरनल वैस्कुलर बंडल, जो आंतरिक सतह भी पाए जाते होते हैं। एक से अधिक प्रकार के स्टील पाए जाए, पॉलीस्टीलिक कंडीशन पाए जाए, किस में? डाइकोट में। एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, अभी हमने डिस्कस किया था, जाइलम के अंतर्गत वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। और सेपरेट बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे होता है। बाह्य सतह की ओर फ्लोएम पाया जाता है, जबकि आंतरिक सतह की ओर जाइलम पाया जाता है, चाहे वो मोनोकोट स्टेम हो अथवा डाइकोट। लेकिन कंडीशन कब अलग हो जाती है? जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग समूह के रूप में पाया जाना प्रारंभ कर जाते हैं। तो इन संरचना को हम प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार की सेकेंडरी एनामोलस स्ट्रक्चर भी विद्यमान होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इन प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर के डेवलप होने का कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है कि वल्कुट क्षेत्र में अचानक 7 पुल विकसित हो जाते हैं? वो आए कहाँ से? वो इसी में डेवलप हुए, या फिर जो केंद्रीय भाग में स्थित था वो प्रीति की ओर खिसक गए, फलस्वरूप कॉर्टिकल बंडल हो गए। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर क्यों डेवलप हुई, डेवलप होने का कारण क्या है। और ये जितने पॉइंट हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमने सामान्य से जनरल इंट्रोडक्शन किया है, इन सभी का एक एक एग्जाम्पल लेते हुए डिस्कस करेंगे कि बनती कैसी है, संरचना दिखती कैसी है। छोटा सा एक इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि एनामोलस स्ट्रक्चर बनने से क्या होता है। सामान्यतः जितनी प्रकार की एनामोलस स्ट्रक्चर होती है वो दुर्बल स्टेम के अंतर्गत पाई जाती है। ऐसे पादप जिनमें तना दुर्बल होता है, सामान्यतः कभी कभी अपवाद स्वरूप काष्ठीय पौधों में भी पाई जा सकती है। क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम युक्त होती है, इसीलिए क्योंकि जाइलम के अंतर्गत भी वेसल्स, ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर, और फ्लोएम में भी फ्लोएम फाइबर होता है, जो कि दृढ़ उत्तकीय संरचना है, जो मृत कोशिका युक्त होती है। और यही दृढ़ उत्तकीय संरचना ही पादप भाग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। जब एनामोलस स्ट्रक्चर बनती है, उस स्थिति में इन ऊतकों की स्थिति और मात्रा बढ़ जाती है। क्वांटिटी बढ़ने के कारण सामान्य प्राइमरी स्ट्रक्चर के द्वारा जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना था, उसके अतिरिक्त और अधिक सपोर्ट प्रदान करना प्रारंभ हो जाता है। तो एनामोलस स्ट्रक्चर मुख्य रूप से मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। किसमें? वे पादप जिनमें दुर्बल तने होते हैं, वीक स्टेम पाए जाते हैं, जैसे क्लाइंबर प्लांट होते हैं। तो अधिकांश हम जो देखते हैं वो किसमें है? क्लाइंबर प्लांट के अंतर्गत, वो चाहे किसी भी कंडीशन में क्लाइंबिंग करते हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में इस प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अलग अलग टॉपिक्स के रूप में विस्तार से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।